हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आभा और हम डिस्कस कर रहे थे सीबीएसई क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस। आज जो पोम हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पोम नंबर 1, डस्ट ऑफ स्नो, विद इन द चैप्टर नंबर 1 जो था अ लेटर टू गॉड, और इसका टाइटल डस्ट ऑफ स्नो। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डू। पहली कैटेगरी के क्वेश्चन जो हैं वो हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड। तो लेट्स रीड द एक्सट्रैक्ट। The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. So, as we know, this is a short poem written by Robert Frost. तो इस पोम में क्या बताया गया? द वे अ क्रो, जैसे ही एक क्रो ने जो डस्ट ऑफ स्नो थी, डस्ट कुछ पड़ी होगी, जैसे आपको पता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में स्नोफॉल होता है, तो वो हेमलॉक ट्री एक ट्री है विच इज़ कंसीडर्ड एज अ बैड ओमेन, जिसको हम एक ऐसे निगेटिव चीज़ की तरीके ट्रीट करते हैं, और क्रो को भी हम एक निगेटिव एलिमेंट की तरीके ट्रीट करते हैं, उसको सिंबल ऑफ डेथ भी बोलते हैं कई बार। तो वो क्रो हेमलॉक ट्री पे बैठा और उसने कुछ स्नो के पार्टिकल्स किसके ऊपर गिरा दिए? ऑथर के, पोइट के ऊपर। और उससे हुआ क्या? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उससे जो मूड था ऑथर का, मे बी वो बहुत बुरे मूड में था या स्ट्रेस्ड था, डिमोटिवेटेड था, तो वो बिल्कुल चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। और जब मूड चेंज हो गया तो वो थोड़ा पॉजिटिव फील करने लगा, मोटिवेटेड हो गया। तो जो आधा दिन वो अपना बर्बाद कर चुका था, द सम पार्ट ऑफ द डे विच ही हैड रूड, जो वो वेस्ट कर चुका था, नाउ द रेस्ट ऑफ द पार्ट हैड बीन सेव्ड। वो क्या हो गया? बच गया। तो ये एक बहुत छोटी सी पोएम है जिसमें पोइट बस ये बताना चाहता है कि वट एवर वी आर थिंकिंग, ये चीज़ नेगेटिव है, सपोज अ कैट क्रॉसेस योर पाथ, तो हम लोग क्या बिलीव करते हैं? सम स्टीरियोटाइप्स इज हेयर इन आवर सोसाइटी कि ये एक नेगेटिव सिग्नल है, देयर इज़ समथिंग नेगेटिव और बैड इज़ गोइंग टू बी हैपन विद अस इफ़ इट इज़ सो, कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो ये होता है। तो वैसे ही उसने यहाँ पे दो सिंबल्स लिए हैं, फर्स्ट क्रो और सेकंड हेमलॉक ट्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही उस सिनेरियो में नेगेटिव सिंबल्स, नेगेटिव चीज़ों की तरीके ट्रीट किए जा रहे थे। तो व्हाट ही वांट्स टू कन्वे हेयर, वो ये कन्वे करना चाहता है, इवन अ नेगेटिव considered element thing can bring a positive change in your life, in your mood. So it is up to you on, or it is your attitude, how you are going to take those elements, those incidents or those thing in your life. आप कैसे लेते हैं, आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। जैसे ऑथर ने वो जिस तरीके से क्रो ने उसके ऊपर स्नो डाली, उससे उसने एक लेसन लिया और ये सोचा कि मैं अपना आधा दिन तो बर्बाद ही कर चुका हूँ, अब आगे का दिन बर्बाद करने का क्या मतलब। तो दिस वॉज द पॉजिटिव थिंग विच ही हैड टेकन फ्रॉम दैट इंसिडेंट। ओके, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ऑफ द मैनी सिम्बल्स द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट्स, चूज द वन दैट फ्रॉस्ट ड्रू अपॉन इन ऑल लाइकलीहुड फॉर दिस पोम। तो बहुत सारे सिम्बल्स उसने रिप्रेजेंट किए हैं, जैसे टुगेदरनेस, सॉरी बहुत सारे सिम्बल्स यहाँ दिए गए हैं, लॉन्गेविटी, टुगेदरनेस, प्रोटेक्शन। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हेमलॉक ट्री को किस सिंबल की तरीके यूज़ किया है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग हेमलॉक ट्री जो सोसाइटी की नज़रों में एक नेगेटिव एलिमेंट समझा जाता है, लेकिन उसी ट्री पे बैठे क्रो ने जो डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिराई, उसके बाद ही उसका मूड चेंज हो गया। यानी वो किसी बैड कंडीशन में या बैड टेम्पर में था, बैड मूड में था, लेकिन उसका मूड क्या होने लगा? चेंज होने लगा, यानी वो रिकवर करने लगा, हील होने लगा। तो लॉन्गेविटी, टुगेदरनेस और प्रोटेक्शन और हीलिंग में जो बेस्ट ऑप्शन है वो है हीलिंग। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द पॉसिबल फीलिंग्स ऑफ द पोएट प्रायर टू द एक्सपीरियंस शेयर्ड इन द पोएम। अब प्रायर एक्सपीरियंस मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द पोम किस मूड में था पोएट? तो एट द बिगिनिंग ऑफ द पोम ही वॉज डिस्ट्रेस्ड, ही वॉज डीमोटिवेटेड, बहुत ही बैड टेम्पर में था। ऑप्शंस देखते हैं, रीएश्योर्ड या डिसअपॉइंटेड।
तो रीअश्योर्ड तो नहीं था वो, डिसअपॉइंटेड था, क्यूरियस भी नहीं था, डीमोटिवेटेड था, थैंकफुल भी नहीं था, डिसहार्टेंड था, इम्पल्सिव भी नहीं था। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है 2 यानी डिसअपॉइंटेड, 4 दैट इज डीमोटिवेटेड एंड 6 दैट इज disheartened. This was the previous experience of poet when the dust of snow was not shook down on him by the crow. Third option. Identify the option that does not use the word rue correctly. तो रिव्यू का करेक्ट यूज़ कहाँ नहीं किया गया है। सेंटेंसेस पढ़ते हैं। द फिल्म वॉज अ डिज़ास्टर, बहुत ही बेकार फिल्म थी, एंड ही रिव्यूड हिज डिसीजन टू एक्ट इन इट, और ये उसका डिसीजन जो था इसमें एक्ट करने का, ही वॉज रूइंग आफ्टर इट, वो पछता रहा था, रिपेंट कर रहा था। सो रिव्यूड इज समथिंग रिपेंटिंग ओवर योर डिसीजन। आई एम श्योर शी रिव्यूड द डे शी लिसन टू अ फॉर्च्यून टेलर। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वो उस दिन को कोस रही होगी, उस दिन पे रिपेंट कर रही होगी जब उसने एक फॉर्च्यून टेलर की बात को सुना। इसका भी यूसेज सही है। इट वॉजंट लॉन्ग बिफोर आई रिव्यूड माई डिसओबीडियंस एंड माई डिसीट। और ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जब मैं पछता रहा था कि मैंने धोखा क्यों दिया या मैंने बात क्यों नहीं सुनी। तो ABC तीनों में ही रिव्यूड का वही मीनिंग है जो होना चाहिए। आपको क्या चूज़ करना है? आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डज नॉट यूज़ द वर्ड रिव्यू करेक्टली, जिसमें करेक्टली नहीं यूज़ हो रहा है। तो डी वाला देखते हैं। अदर्स फाइनली रिव्यू द वन हु इज़ डिसऑनेस्ट एंड हार्टलेस। इसी में नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका तो मतलब होता है रिपेंट करना, पछताना, पर यहाँ पे ऐसा मतलब नहीं निकल रहा है। फोर्थ पे आते हैं। सिनेक्टकी इज़ अ पोइटिक डिवाइस। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, एक पोइटिक डिवाइस है दैट यूजेज अ पार्ट टू रिप्रेजेंट द होल। जो क्या करती है? एक पार्ट यूज़ करती है पूरे को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा है दैट्स अ ग्रेट सेट ऑफ व्हील्स। तो क्या सिर्फ व्हील्स की बात हो रही है? नहीं, वहाँ पे बात हो रही है कार की, वैगन की, किसी एक चीज़ की बात हो रही है, लेकिन वहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया? व्हील्स। तो व्हील्स से क्या किया? पूरी एक पर्टिकुलर चीज़ को सिंबलाइज कर दिया, या आप कह सकते हैं रेफर कर दिया। तो जब भी इस तरीके का रेफरेंस आपको देखने को मिलता है तो द पोइटिक डिवाइस दैट इन्वॉल्व्स इन दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट इज सिनेक्टकी। तो अब आपको एग्जाम्पल इसी का चूज़ करना है इन चारों ऑप्शंस में से। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। तो क्रो और शूक डाउन ये तो किसी पार्ट या उसको शो नहीं कर रहे हैं। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो स्नो हेमलॉक ट्री का पार्ट नहीं हो सकता। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। तो सम पार्ट ठीक है, लेकिन ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड तो ये किसी तरीके से इसको कंप्लीट नहीं कर रहा है। अब ये ऑप्शन पढ़ते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट। ये जो हैज़ गिवन माई हार्ट है, इसमें हार्ट से वो किस चीज़ की बात कर रहा है? वो बता रहा है कि मेरा हैज़ गिवन माई हार्ट मतलब बिल्कुल जो मैं नेगेटिव फील कर रहा था, स्ट्रेस्ड फील कर रहा था, या बहुत ही लेथार्जिक फील कर रहा था, नाउ आई एम एनर्जेटिक, फीलिंग मोटिवेटेड एंड फीलिंग एक्टिव। तो वो हार्ट से उन्होंने पूरी चेंज ऑफ मूड, पूरी बॉडी को रेफर कर दिया। तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा। फिफ्थ, चूज़ द ऑप्शन शोइंग द रीज़न नॉट करस्पॉन्डिंग विद। एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है जो ये जो इन्वर्टेड कॉमा में फ्रेज़ लिखा है उसको करस्पॉन्ड ना करता हो, उसके साथ कोहेरेंस में ना हो, उससे मिलता जुलता ना हो। तो देखते हैं। द क्रोज लैंडिंग ऑन द ब्रांच, क्या दिया गया है फ्रेज आपको? अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, देखते हैं। द क्रोज लैंडिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री। ठीक है, लैंड किया होगा क्योंकि ये मेंशन नहीं किया गया कि वो स्नो गिरी कैसे। मे बी वो आके बैठा हो सकता है। द शिवरिंग ऑफ द क्रो ड्यू टू द कोल्ड। अब क्योंकि पोएम में ये मेंशन नहीं है कि वो स्नो गिरी कैसे, तो मे भी हो सकता है वो क्रो शिवर कर रहा हो तभी वो स्नो नीचे गिर गई। द रीएडजस्टमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ द क्रो ऑन द ब्रांच। मे भी हो सकता है वो पहले से बैठा हो और फिर वो
अपनी पोजीशन को रीएडजस्ट कर रहा हो, तभी स्नो नीचे आ गई। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। चौथे पे आते हैं, द कॉइंग ऑफ क्रो हिडन इन द फोलिएज। सिर्फ उसकी वॉइस से, उसकी कॉइंग से अगर स्नो गिरी तो ये गिवन फ्रेज के साथ मैच नहीं कर रहा, उसके कोहेरेंस में नहीं जा रहा कि वॉइस प्रोड्यूस करने से कैसे स्नो गिर गया। तो डी ऑप्शन सही होगा। नाउ कमिंग टू द आंसर इन 20 to 30 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन दिया गया है, रेशनलाइज व्हाट डू यू थिंक द पोएट वाज प्रोबेबली डूइंग व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। आपको ये बताना है कि पोएट उस समय क्या कर रहा था जब उस पर डस्ट ऑफ स्नो गिरी। आंसर देख लेते हैं। द पोएट वॉज परहैप्स टेकिंग अ स्ट्रॉल टू लाइटन हिज हेड when he happened to pass under the hemlock tree and snow from the same fell on him. तो मे बी पोइट वॉज स्ट्रॉलिंग। अब स्ट्रॉलिंग का मतलब क्या होता है? लाइट वॉक, सैर करना या बहुत ही धीमे धीमे टहलना। एंड वाई ही वॉज डूइंग सो? टू लाइटन हिज हेड, अपने मूड को थोड़ा सा लाइट करने के लिए, और तभी उसके ऊपर क्या गिर गई? डस्ट ऑफ स्नो। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। What does the presence of a hemlock tree tell you about the setting of the poem? ये जो हेमलॉक ट्री को पोएट ने यूज़ किया है, इससे आपको क्या समझ आता है कि इस पोएम की सेटिंग क्या है, क्या इसकी सेटिंग है, इससे आपको पोएट क्या बताना चाहता है? आंसर देखते हैं। द हेमलॉक ट्री इज़ पॉइजनस ट्री, बहुत ही पॉइजनस होता है और इसको निगेटिव या एक बैड ओमेन समझा जाता है। निगेटिव चीज़ों को, और लिटरेचर में जब भी किसी निगेटिव चीज़ को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप बैड ओमेन की हेल्प से करते हैं। इट्स प्रेजेंस शोज दैट द पोएम इज सेट इन अ सीन वेयर द पोएट इज इन अ बैड मूड। और इसकी प्रेजेंस ही दिखा रही है कि जो पोएट का मूड है वो बहुत अच्छा नहीं है, वो खराब है। थर्ड, द डस्टिंग ऑफ स्नो ऑन अकाउंट ऑफ द क्रो हेल्प्ड मेक द पोएट्स डे बेटर। तो जैसा कि हमने पोएम में पढ़ा कि जैसे ही स्नो गिरा तो उसका मूड चेंज हुआ और उसका डे बेटर हो गया। हाउ डू यू थिंक द क्रोज ड्रॉपिंग माइट हैव इम्पैक्टेड द पोएट? तो अब वो ये कह रहे हैं, अगर क्रो डस्ट ऑफ स्नो की जगह कुछ और गिरा देता, मतलब कुछ और मीन्स ड्रॉपिंग्स, वो एक्सक्रीटा उसका ऊपर से गिर जाता, तब क्या होता? द क्रोज ड्रॉपिंग्स माइट हैव स्पॉइल्ड द पोएट्स क्लोथ एंड हेयर। तो अगर स्नो की जगह वो होता तो क्या होता? उसको अपने कपड़े चेंज करने पड़ते, उसके बाल भी गंदे हो जाते। इट कुड डिले हिज प्लान्ड वर्क, मे बी वो जिस काम से जा रहा होता वो डिले हो जाता। एंड ट्रिगर हिज एंगर, और वो और गुस्सा हो जाता। इंस्टेड ऑफ changing his mood toward the crow, he might have to go back to his home to change his clothes. और हो सकता है उसको अपने घर भी जाना पड़ता वो कपड़े चेंज करने के लिए। आंसर इन 40 to 50 words. Dust of Snow is one of Frost's most loved poems. Elaborate, why do you think this is so? तो ये जो पोएम है जो अभी हमने पढ़ी, ये फ्रॉस्ट की सबसे प्रोमिनेंट वर्क्स में से एक है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि है ये? द पोएम डिस्क्राइब्स अ वेरी सिंपल हैपनिंग इन ईजी वर्ड्स। एक बहुत छोटी सी हैपनिंग को बहुत सिंपली इन्होंने समझाया है। इट टेल्स अस दैट समटाइम्स इवन अ स्मॉल इंसिडेंट में प्रूव टू बी ऑफ अ लार्जर सिग्निफिकेंस। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि कभी कभी एक छोटा सा इंसिडेंट भी कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उससे हमारा मूड चेंज हो जाता है, उससे हमारा दिन ठीक हो जाता है। इफ़ वन लुक्स बियॉन्ड द प्रेजुडिस, he or she will get to know that nature has ability to heal anything and everything. अगर हम किसी स्टीरियोटाइपिंग में नहीं आए, किसी प्रेजुडिस में नहीं आए, तो हमको ऐसा पता चलेगा कि जो नेचर है, जो हमारी मदर नेचर है, उसमें बहुत ही हीलिंग कैपेसिटी है। वो किसी भी चीज़ को हील कर सकती है, वेदर इट्स योर मूड, वेदर इट्स योर वुंड, वेदर इट्स योर टेम्पर, एवरीथिंग। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द पोएम इवोक्स अ सेंस ऑफ ब्लैक एंड वाइट। पोएम को पढ़ने के बाद ब्लैक और वाइट जैसा फील आता है, यानी पॉजिटिव और निगेटिविटी का एक कंट्रास्ट दिखता है। तो कैसे? आप इसको जस्टिफाई करिए। द पोएम इज सेट इन ऑल वाइट सराउंडिंग्स, like everything is covered with snow, everything is white there,
Amidst this white surrounding a black crow appears, और उसी white surrounding में एक black crow आ गया and does something that clears the blackness, और उसने कुछ ऐसा किया कि जो blackness थी या जो sadness थी या जो bad temper था poet का वो change हो गया, वो positive feel होने लगा, पॉजिटिव फील करने लगा. हैंस वी कैन से, तो इसलिए हम कह सकते हैं द क्रो एंड सॉरो, जो क्रो उड़ के आया और जो सॉरो पोइट के पास था या पोइट फील कर रहा था, वो ब्लैक का सेंस देते हैं. और जो स्नो थी और जो फिर वो हैप्पी हो गया, पॉजिटिव फील करने लगा, फ्रॉम दैट थिंग पोइट सिग्निफाइज वाइट कलर इन द पोएम. सो इन दिस वे दिस पोएम इवोक अ सेंस ऑफ ब्लैक एंड वाइट. Third question, the crow and hemlock are usually used as negative references in a literature. जो crow और hemlock हैं वो तो negative references के लिए यूज़ किए जाते हैं. How is this different in this poem? तो क्या इसमें भी negative references के लिए यूज़ किए गए हैं या कुछ different है? तो as we have discussed, there is something different. The poet Robert Frost is trying to break all the stereotypes that consider a crow and a hemlock tree inauspicious. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, वो सारे स्टीरियोटाइप, सारी ऐसी मिथ को ब्रेक करना चाहते हैं जो ये कहती हैं कि क्रो और हेमलॉक ट्री बहुत ही इनऑस्पिशियस हैं, यानी बहुत ही नेगेटिव चीज़ें हैं. द पोइट हैज़ रिप्रेजेंटेड नेचर इन अ क्वाइट एंड अनकन्वेंशनल मैनर. और यहाँ पे पोइट ने क्या किया है, जो मदर नेचर है उसको बहुत ही अनकन्वेंशनल मैनर में रिप्रेजेंट किया. मतलब जैसे आप वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में देखिए, वो बहुत नेचर को अलग तरीके से दिखाते हैं, ब्यूटिफिकेशन पे एम्फेसिस करते हैं. यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, नेचर की हीलिंग कैपेसिटी के बारे में, कि इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग एनी सॉर्ट ऑफ स्टीरियोटाइप, अगर आपके मन में कोई भी स्टीरियोटाइप नहीं है, तो नेचर के अंदर इतनी हीलिंग कैपेसिटी है कि वो आपकी किसी भी वर्स्ट सिचुएशन को चेंज कर सकती है, हील कर सकती है. He is trying to emphasize that even a crow and a hemlock tree can bring about positive change in a person's life. क्योंकि ये भी तो नेचर का ही पार्ट है, क्रो और हेमलॉक ट्री. तो इवन जिनको हम निगेटिव समझ रहे हैं अपनी स्टीरियोटाइपिंग की वजह से, वो भी हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं. तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन आवर परसेप्शन. तो इट डिपेंड्स ऑन आवर परसेप्शन कि हम क्या परसीव कर रहे हैं, हमारा इंटरप्रिटेशन क्या है, whether we are totally unbiased or we are having some sort of stereotypes in our mind. Now coming to the long question answers, 100 to 120 words word limit. As a crow, you feel highly injured by the incorrect perceptions human have about your species. आप सपोज करिए आप ये क्रो हैं और आपको पता चला कि जो ह्यूमंस हैं वो आपको बहुत ही निगेटिव सिंबल के तरीके मानते हैं, या ये मानते हैं कि क्रो एक ऑस्पिशियस बर्ड नहीं होता. इमेजिन योर सेल्फ टू बी अ क्रो एंड राइट योर ओपिनियन अबाउट दिस प्रेजुडिश. तो आप अपने आप को क्रो समझिए और ये जो ह्यूमन आपके बारे में सोचते हैं उसके बारे में अपना ओपिनियन लिखिए. मेक अ केस फॉर ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स. और आपको ऐसे एक आर्टिकल लिखना है, आंसर लिखना है कि आप ह्यूमंस के स्टीरियोटाइप्स को, या जो उनकी मिथ हैं आपको लेकर या प्रेजुडिश हैं, वो आप क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं. तो देखते हैं. आई एम अ क्रो, हाउ हार्ड आई ट्राई टू मेक पीपल हैप्पी विद माई सॉन्ग, ह्यूमन्स कंसिडर मी द ब्रिंगर ऑफ बैड लक. तो मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ ह्यूमन को हैप्पी करने की, लेकिन वो हमेशा मुझे क्या समझते हैं कि मैं बैड लक लेकर आता हूँ. दे शू मी अवे वेन एवर आई ट्राई टू बी फ्रेंड देम. जब भी मैं उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता हूँ, दे शू मी अवे, वो मुझे भगा देते हैं. आई गैदर्ड ऑल माई क्रो. Once a thief was trying to break into a house. एक दिन एक चोर was trying to get into a house. I gathered all my crow friends. मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को इकट्ठा किया and started nipping him in his head. And what is nipping? Pushing the beak on something. तो वो क्या करने लगा, निपिंग करने लगा हेड पे, किसके, थीफ के. इट सेव्ड द हाउस फ्रॉम बर्गरली. तो क्या हुआ, उसने पूरे हाउस को, पूरे घर को थेफ्ट, थीफ से बचा लिया. द रेसिडेंट्स इंस्टेड ऑफ थैंकिंग ब्लेम्ड द क्रोज फॉर द इंसिडेंट. अब जो वहाँ रहने वाले थे, इंस्टेड ऑफ थैंकिंग द सेम क्रो, उसको थैंक यू कहने के बजाय स्टार्टेड ब्लेमिंग, किसी की वजह से सब हुआ है, इसी की वजह से सब हुआ है. ह्यूमन्स आर गेटिंग लॉजिकल एंड मॉडर्नाइज्ड. ह्यूमन्स अब बहुत लॉजिकल होते जा रहे हैं, मॉडर्न होते जा रहे हैं. सो नो स्पीशीज़
शुड बी इनकरेक्टली परसीव्ड। तो कोई भी स्पीशीज़ की, वेदर इट इज़ ऑफ बर्ड और एनिमल और ट्री, शुड बी इनकरेक्टली परसीव्ड, उसको हमें इनकरेक्टली परसीव नहीं करना चाहिए। एंड दीज स्टीरियोटाइप्स मस्ट बी ब्रोकन नाउ, और अब ये स्टीरियोटाइप्स टूट जाने चाहिए। इनफ इज़ इनफ। तो ये आर्टिकल आपने कैसे लिखा? बाय कंसीडरिंग योर सेल्फ एज अ क्रो। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। इमेजिन दैट फ्रॉस्ट इज ऑफ प्रेजेंट डे एंड हैज़ बीन इन्वाइटेड टू राइट फॉर एन एजीन टीन टॉक। एक मैगजीन सॉर्ट ऑफ थिंग है जिसका नाम है टीन टॉक, और उसके लिए फ्रॉस्ट को बुलाया गया। ही चूजेस टू ड्रॉ अपॉन हिज एक्सपीरियंस विद द क्रो एंड द डस्टिंग ऑफ स्नो टू शेयर हिज थॉट्स ऑन एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। तो उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था क्रो और डस्ट ऑफ स्नो को लेके, कि जैसे कैसे क्रो ने उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो डाला और उनका माइंड चेंज हो गया। और उनको जो टॉपिक दिया गया वो टॉपिक था एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कि हर क्लाउड, मतलब ये तो एक ईडियम है कि जो भी चीज़ें, जो भी ट्रबल आपको दिखती हैं उसके साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, बट दैट यू हैव टू फाइंड आउट, वो आपको ढूंढ के निकालनी होती है। एज फ्रॉस्ट एक्सप्रेस योर थॉट्स फॉर द ईजिंग ऑन द गिवन टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं आंसर। आप फ्रॉस्ट हैं, आप बता रहे हैं कि क्या हुआ आपके साथ, कैसे हुआ। आई वॉज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री एंड वेटिंग फॉर माई ऑफिस कैब। मैं अपनी ऑफिस कैब के लिए वेट कर रहा था। आई वॉज हार्ट ब्रोकन ड्यू टू सडन डेथ ऑफ माई फादर, और मैं बहुत दुखी था ड्यू टू सडन डिमाइज ऑफ माई फादर। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। एज आई लव्ड माई फादर सो मच दैट आई वॉज अनेबल टू एक्सेप्ट हिज डिमाइज। मैं अपने पापा से इतना प्यार करता था कि मैं उनकी डिमाइज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। सडनली अ क्रो शूक ऑफ सम स्नो ऑन मी। तभी एक क्रो ने मेरे ऊपर कुछ स्नो गिरा दी। आई लुक्ड अप एंग्रीली एंड पिक्ड अप अ स्टोन। मैंने ऊपर देखा और एक स्टोन उठाया टू हिट द क्रो को मारने के लिए। बट ही फ्लू फास्ट, वो तो उड़ के भाग गया। एंड डिसअपियर्ड इन टू द क्लाउड्स, और वो बादलों में गायब हो गया। आफ्टर हिज डिसअपियरेंस अ थॉट केम टू माई माइंड दैट एवरी वन हैज़ टू लीव वन डे। और जैसे ही वो डिसअपियर हुआ, तुरंत मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि एक दिन तो सभी को जाना है। वी आर मॉर्टल, हम इमॉर्टल नहीं हैं। दैट हम इमॉर्टल नहीं हैं, और डेथ इज़ समथिंग विच विल कम टू यू इवेंचुअली, जो आपके पास आनी है। वी कैन नॉट लिव हेयर परमानेंटली, हम यहाँ परमानेंटली नहीं रह सकते। आई कंसोल्ड माई हार्ट एंड डाइवर्टेड माई थाट्स टूवर्ड अदर वर्ल्डली मैटर्स। तो मैंने अपने आप को कंसोल किया और अपना दिमाग डाइवर्ट किया दूसरी वर्ल्डली मैटर्स में, बाकी चीज़ें करने में। आई रियलाइज दैट एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। तब मैंने रियलाइज़ किया कि वो जो मेरे ऊपर उसने स्नो गिराई, दैट वॉज अ डार्क क्लाउड, लेकिन उसके पीछे सिल्वर लाइनिंग क्या थी कि जैसे ही मैं उसको शू अवे करने चला, देन आई रियलाइज्ड कि जैसे वो गायब हो गया, तो हर दिन किसी ना किसी को किसी ना किसी दिन आपको जाना ही है। तो इट्स अ मॉर्टल वर्ल्ड वेयर वी आर लिविंग। आवर लाइफ इज़ अ स्विंग ऑफ अप्स एंड डाउन। हमारी लाइफ क्या है? एक स्विंग है। और स्विंग क्या होता है? कभी अप जाता है, कभी डाउन आता है। बट नेचर हैज़ द पावर टू हील ऑल द सॉरो। पर जो मदर नेचर है उसमें इतनी हीलिंग कैपेसिटी है कि वो हर सॉरो को, हर चीज़ को हील कर सकती है। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर। सो वी हैव डिस्कस दिस पोम।